हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा कुल क्लासेस। आज ही हमारी वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया है। ये अंतरिम बजट इसे क्यों कहते हैं वो भी जानेंगे और जानेंगे बजट की कुछ खास बातें आज की क्लास। सो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फंडामेंटल से जो हम सबको पता होने चाहिए व्हाइल रीडिंग द बजट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहली बेसिक फंडामेंटल चीज आपके लिए ये होगी कि आपको ये समझना है कि बजट एक्चुअली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या कहीं पे भी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट एंड सिंपल आंसर इज नो, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन क्या है अब हमें वो जानना है। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 112 है जिसके तहत द प्रेसिडेंट हैज द ड्यूटी टू प्रेजेंट एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। मतलब यह राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष एक वार्षिक वित्तीय लेखांकन प्रस्तुत करे जिसमें क्या आय होनी है सरकार को और क्या व्यय होनी है उसकी एस्टिमेट की जानकारी हो। सो दैट इज बजट इन शॉर्ट। अब ये जो आर्टिकल 112 है ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम बजट कहते हैं। अब ये जो बजट है अगर हम इसकी बात करें तो ये बनता कैसे, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर द मेजर थिंग्स व्हिच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। सो देयर इज अ बॉडी कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, फॉर एग्जाम्पल आपकी हो गई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गई या इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो गई, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो गई यहाँ पे, देन पावर मिनिस्ट्री है, देन वाटर मिनिस्ट्री है या चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री है। तो इन सारी मिनिस्ट्रीज को उनके रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग एक लेटर भेजता है एंड बेस्ड ऑन दैट दीज मिनिस्ट्रीज सेंड देयर डिमांड फॉर ग्रांट फॉर डिफरेंट पॉलिसीज एंड वर्क। अब ये जो डिमांड फॉर ग्रांट है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें बैकिंग पाता है आर्टिकल 113 के तहत। आर्टिकल 113 में इस डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात की गई है कि जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स है मिनिस्ट्रीज के फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल जैसे बजट अभी जो पेश हुआ है इंतरिम बजट वो अगले 3 महीने के लिए ही है, बट यदि ये जनरल बजट होता तो वो बेसिकली अगला जो वित्त वर्ष है 2024 से 25 का होता और 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपनी डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश कर कि हमें इतने पर्टिकुलर फंड की डिमांड है इन डिफरेंट पॉलिसीज के हेड्स में, हमें ये अमाउंट चाहिए एंड वो डिमांड फॉर ग्रांट वो फर्दर भेजती हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर इन ग्रांट्स और बाकी बेसिस पे दिस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर अ ड्राफ्ट बजट और ये जो ड्राफ्ट बजट प्रिपेयर करती हैं इट गोज टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फर्स्टली लोकसभा एंड देन राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा में पेश होगा, 3 to 4 डेज का जनरल डिस्कशन होता है उस पे। पोस्ट दैट इट वेंट्स टू अ स्क्रूटनी कमेटी फॉर 3 to 4 वीक और वो स्क्रूटनी कमेटी प्रॉपर्ली इसको स्क्रूटिनाइज करती है, मतलब दैट इज द स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली, वो स्क्रूटनी करती है। आफ्टर दैट 3 to 4 वीक्स इट कम्स फॉर कट मोशन प्रोसेस और उस कट मोशन में 3 अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो किए जा सकते हैं विच गोज फॉर अ वीक। एक होता है आपका पॉलिसी कट मोशन, एक होता है आपका इकोनॉमी कट मोशन और तीसरा होता है आपका टोकन कट मोशन। जब फर्स्ट से स्टैंडिंग कमेटी फील्स लाइक कि दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज नॉट वर्दी इनफ टू बी प्लेस्ड इन द बजट, कुछ उनके ऐसी चीजें मिलती है जिससे उनको पॉलिसी एब्सर्ड सी फील हो रही है या ऐसी फील हो रही है कि दिस विल नॉट गिव द इफेक्ट which the government is seeking somewhat. So what they do, they propose a cut motion of reducing the expenditure to ₹1. Whereas when they feel like certain policy will have certain different effects or opposite effect on the economy or it will be burdening on the economy, they can reduce or they can recommend for the reduction of the corpus to ₹100. That is economic cut motion. Whereas when they are prescribing some specific cut, so that will be coming under token cut motion. वो आपका टोकन कट मोशन के अंतर्गत आएगा। With all these respects, once all this is done, the budget is being passed with 2 bills. One is the appropriation bill and another is the finance bill. One is having the details of the receipts and the another is having the details of the expenditure. And once these bills are passed, the budget is seen to be passed and goes for the final signature of the president. And thereafter, after all these things are being done, the budget is being passed and further implemented in the coming financial year. Now the key points are every year the budget is being passed on budget is being presented on 1st of February. Earlier it was being presented on the last day of February, but now they have shifted it to the first week of February from last 5 to 6 years. The first basic reason behind it is that when they started it with 28 February, they were already late by 1 month. And in the passing of the budget, in the entire process, it used to take 2 months almost. And because of that, when the budget is being presented
on the last day of February or in the first week of March, then it has to take at least till the April part. So first month of financial year is gone almost, and somewhat the allocation was about to happen by May. But with all this aspect, when it is now being presented on 1st of February, अभी क्या होता है कि बजट जो है आपका वो टाइमली प्रोसीड हो जा रहा है, एलोकेशन टू द फंड्स आर बीइंग डन प्रॉपर्ली. तो वो सारी चीजों से बेनिफिट ये हुआ है कि नाउ वी डोंट नीड वोट ऑन अकाउंट. अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ये समझना है. तो विद वोट ऑन अकाउंट इफ वी गो फॉरवर्ड, तो फ्रॉम द पासिंग ऑफ द बजट टू एलोकेशन ऑफ द फंड फ्रॉम द बजट, इट वाज यूजुअली टेकिंग 1 to 2 months. सो द बजट वाज एक्चुअली एलोकेटेड बाय May. सो व्हाट अबाउट द अप्रैल मंथ? What about the April and mid-May month? 1.5 months or 1 to 2 months. So for that expenditure, the government used to take vote on account. So that was basically 1 or 2 month expenditure until budget is allocated. That was specifically called as vote on account. Simple मतलब कि जब तक बजट पास नहीं हो जा रहा है या बजट से फंड एलोकेट नहीं हो जा रहा है, वितरित नहीं हो जा रहा है एक प्रकार से, तब तक 1 से 2 महीने तक सरकार के जो खर्च हैं उनको पूरा करने के लिए वोट ऑन अकाउंट एक प्रकार का एक्सपेंडिचर सरकार लेती है. लेकिन जब से बजट 1 फरवरी से हुआ तो इस वोट ऑन अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि बाई 31st of March आपके सारे काम हो जाते हैं और बजट अवेलेबल करा दिया जाता है 1 अप्रैल से ऑनवर्ड. बट अभी जो गवर्नमेंट कर रही है वो क्या है? वो है इंटरिम बजट. अब इंटरिम बजट क्या होता है? You should know that. So every 5th year of a government, there is an election. So there is a probability that government may change, although there is a larger probability this time also that the same government will repeat. But with this expectation that the government may change or the new government will be formed, the government only takes the 3-month expenditure from the budget segment, and that is called interim budget. In interim budget, one more thing is important, that government doesn't take almost no populist measures or some big change, because the new government is about to form in next 3 months, so they take it for that way. This is not mentioned anywhere, but this is being taken by the convention. So interim budget can be considered as a type of vote on account, where the government only prepares a budget for next 3 months, how they will meet out the expenditure which is going to incur. So that is called as interim budget. Now certain key points you must know from the budget perspective, that is important. So with the budget, we all know 2 things, that budget has 2 parts. That is estimated receipt of current financial year, and they have the estimated expenditure of coming financial year. Fair enough? Then the receipt is further divided into 2 parts. One is revenue receipt and another is capital receipt. Similarly, the expenditure is further divided into 2 parts, revenue expenditure and capital expenditure, right? And we know our expenditure is more than receipt. That simply means कि हमारी आय कम है और हमारा व्यय ज्यादा है. जब हमारी आय कम है और हमारा व्यय ज्यादा है, तो उस तरीके में, उस ऑप्शन में क्या होगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा ताकि वो आय और व्यय को बराबर कर सके. और जो लोन लेने का सेगमेंट आता है वो कैपिटल रिसीट के अंतर्गत आता है. और जो भी कुछ लोन सरकार ले रही है एक फाइनेंशियल ईयर में, वही सरकार का क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है या राजकोषीय घाटा होता है. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, फिस्कल डेफिसिट, FD क्या है, टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर. एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल बोरोइंग बजट के सापेक्ष. अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहली चीज बजट. बजट में दस्तावेज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझते हैं. आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू गाइस. तो पहली चीज है आपकी FD, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. दूसरी है रेवेन्यू डेफिसिट. तीसरी है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. और चौथा है प्राइमरी डेफिसिट. लार्जली दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट इज मोर इंपॉर्टेंट. दैट शोज कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के तौर पे हम कहां पे हैं. एंड अगेन वी सी व्हाट इज द ओवरऑल इंपैक्ट ऑन. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज एट द ग्लांस. एंड व्हेन यू विल मूव अहेड यू विल सी क्या क्या गवर्नमेंट ने इसमें बताया भी है. फॉर एग्जाम्पल 2023 और 2024 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, अनुमान है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 44,90,486 करोड़ रुपए का है. दैट इज देयर, जो कि अधिक है पिछले तुलना से. उसी की अपेक्षा अगर आप आगे देखेंगे तो जो 2024-25 में अनुमान है वो कितना है, 47,65,786 करोड़ रुपए. इसकी जो वृद्धि है पूंजीगत व्यय में अगर हम देखें तो आपकी तकरीबन 17.7% की इंक्रीज है. अगर करंट बिजनेस
बजट को देखें और उसके पीछे के बजट को देखें तो ये डेटाज हैं कुछ जो आपको क्लियर होंगे। जैसे अब देखिए बजट में क्या क्या है, मैंने आपको बोला रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, तो रेवेन्यू रिसीट या राजस्व प्राप्तियों की जब आप बात करेंगे तो ये भिन्न भिन्न मदों में है। पहली चीज है, एक तो कर से जो राजस्व का एस्पेक्ट आ रहा है वो, और कर भिन्न राजस्व जो बिना नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि जो रेवेन्यू रिसीट है वो दो टाइप्स की होती है, टैक्स और नॉन टैक्स। जब हम टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स से जो पैसा प्राप्त होगा वो टैक्स रेवेन्यू में आएगा, और नॉन टैक्स की बात करेंगे तो नॉन टैक्स वाली कैटेगरी में आएगा। तो अगर आप टोटल देखेंगे वास्तविक, एक और चीज, एक होता है एक्चुअल्स, एक होता है बजट एस्टिमेट, एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, और फिर बजट एस्टिमेट होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब बजट पास होगा तो फॉर एग्जांपल बजट अभी प्रपोज किया सरकार ने 1 फरवरी को 2024, ये जो बजट है अगर मैं इसका बजट एस्टिमेट बोलूंगा तो ये बजट एस्टिमेट बताएगा 24 और 25 का। इसके साथ साथ ये मुझे एक रिवाइज एस्टिमेट बताएगा 2023 और 24 के बजट का, लेकिन ये रिवाइज एस्टिमेट है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष पूरा नहीं हुआ है और ये फरवरी में ही ये डेटा दे रहे हैं, जबकि वित्तीय वर्ष को पूरा होने में अभी 2 पूरे महीने बचे हुए हैं। तो जो 2 महीने पूरे होने के बाद आता है वो एक्चुअल्स होता है, इसीलिए एक्चुअल्स 2022-23 का दिया हुआ है यहाँ। और बजट एस्टिमेट आपका 23-24 का दिया हुआ है, जो पिछले बजट में था उसका संशोधित अनुमान दिया है 10 महीनों के हिसाब से, और 2024-25 का बजट एस्टिमेट दिया है कि क्या एक्चुअली सरकार को आय होनी है एक प्रकार। तो 24-25 में यह है कि सरकार को तकरीबन 30 लाख करोड़ के आसपास आपकी राजस्व प्राप्तियां होंगी। पूंजीगत प्राप्तियां तकरीबन 17 लाख करोड़ के आसपास है, और कुल प्राप्तियां जो है वो 47,65,768 करोड़। अगर पूंजीगत प्राप्तियों में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो सबसे ज्यादा है, 16 लाख करोड़ के आसपास, 16,85,494, जो कि उधार एवं अन्य देयताएं में। वहीं पर कुल व्यय के हिस्से में अगर आप जाएंगे तो एक्सपेंडिचर जो सरकार का है वही अकेले 47,65,768 करोड़ का है कुल व्यय। अब इस कुल व्यय में अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा कितना सरकार ने प्रोजेक्ट किया है, प्राइमरी डेफिसिट कितना किया, ये सारे डेटा है। अब जैसे सरकार ने 24-25 के लिए आपके लिए जो अनुमान चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे अनुमान ये लगा रही है सरकार की जो राजस्व घाटा है वो 2.0% रहेगा, ठीक है। इफेक्टिव राजस्व घाटा सरकार अनुमान लगा रही 0.8% रहेगा। वहीं पे सरकार कह रही है एफडी जो है वो 5.1% और प्राथमिक घाटा जो 1.5% रहेगा। ये जो है ये 24 और 25 के लिए, मतलब 2025 तक सरकार इसको 5.1% ले आने की उम्मीद कर रही है। तो ये आपके बजट एस्टिमेट्स हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अनुमान क्या है सरकार का, तो सरकार ने अनुमान ये लगाया है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो एफडी है, वो 5.1% ऑफ जीडीपी रहेगा 2024 और 25 के लिए। एक सिग्निफिकेंट कमी कर रही है सरकार। और दूसरी तरफ सरकार ने यह बोला है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट 2023-24 के लिए था, सरकार ने टारगेट क्या किया था 5.9%, और सरकार ने इसको रिड्यूस किया है 5.8% तक, तो टारगेट से ज्यादा अचीव किया है। तो इन केस इफ देयर कम्स अ क्वेश्चन कि सरकार ने प्रस्तावित राजकोषीय घाटा 2024-25 के लिए क्या रखा है, तो दैट इज 5.1% ऑफ जीडीपी। वहीं दूसरी तरफ अगर पूछ ले संशोधित उसके हिसाब से तो 5.8% है जीडीपी का राजकोषीय घाटा, जो इंपॉर्टेंट है। अब ये डेटाज हैं, डेटाज आपके लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। हाँ, आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जैसे 47,65,768 करोड़ रुपए, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज बाकी डेटा मैंने आपके लिए लिख दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब फिस्कल डेफिसिट आपको पता है टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट हो जाती है। रेवेन्यू डेफिसिट मैंने आपको बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, मतलब आप राजस्व व्यय कितना ज्यादा कर रहे हैं राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष, वही आपका राजस्व घाटा है। और इस राजस्व घाटे में से अगर हम वो ग्रांट घटा दें जो सेंटर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए देती है स्टेट्स को, तो वो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट जो आपके लिए प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, रुपया कहां से आता है। तो 1 रुपए में अगर 1 रुपए की बात करें तो इसमें 28 पैसे जो हैं वो 28 पैसे मतलब 0.28 वो बोरोइंग प्लस अदर लाइबिलिटीज से आ गए गवर्नमेंट के पास। और टैक्स सोर्स में अगर हिस्सा देखें, टैक्स वाले सेगमेंट में अगर हिस्सा देखें इस 1 रुपए में, तो इनकम टैक्स से 19 पैसा, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17 पैसे,
सीमा शुल्क से 4 पैसे, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 5 पैसे, जीएसटी से 18 पैसे। ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, 18 पैसा। तो अगर आपसे पूछे कि टैक्स में सबसे ज्यादा पैसा किस स्रोत से आ रहा है, तो वो है इनकम टैक्स इस बार। पिछली बार वो जीएसटी था। नॉन टैक्स रिसीट से 7 पैसा और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 1 पैसा आ रहा है तकरीबन। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? उधार एवं अन्य देयताओं का है, जो सरकार के पास पैसे जहां से आ गए 1 रुपए में, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। ये पॉइंटर्स इस प्रकार से याद रखना कि सबसे ज्यादा हिस्सा जो रुपए आता कहां से है, वो इस सेगमेंट से आ रहा है। ये आपको याद रखना है। अब ये देखना है इसके बाद कि रुपए जा कहां रहा है, जाता कहां है। तो उसमें अगर आप देखोगे, अगर सरकार 1 रुपए खर्च कर रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट 1 रुपए खर्च कर रही है, तो उस 1 रुपए में गवर्नमेंट 20 पैसे जो है वो 20 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में ही दे रही है। तो एक्चुअली सरकार कितना खर्च कर रही है? 80 पैसा ही खर्च कर रही है, क्योंकि 20 पैसा तो ऐसे ही निकल गया। बाकी 20 पैसा स्टेट को दे रही है टैक्स में और उसमें जो उनका शेयर है उसके लिए। उसके अलावा वित्त आयोग के माध्यम से अन्य ट्रांसफर में 8 पैसा कर रही है, डिफेंस में 8 पैसा कर रही है, बहुत बड़ा पैसा कर रही है एक तरीके से। आर्थिक सहायता में 6 पैसा और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बाकी डिफेंस आउटले सब्सिडी में 16 पैसे कर रही है। तो यहाँ भी सबसे ज्यादा जो है केंद्र सरकार, अगर पैसे पे करने की बात होगी बजट में 1 रुपए में, तो 1 रुपए में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स है और उसी के बराबर स्टेट्स को पैसा मिल रहा है टैक्स कलेक्शन के, उसका शेयर। दूसरा 16 पैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वगैरह में खर्च हो रहे हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 8 पैसे और अन्य जो है उसमें 9 पैसे, और पेंशन वगैरह में 4 पैसे खत्म हो गए। अगर आपको, जिन बच्चों ने मेरी यूट्यूब पे क्लास देखी है जहां पे मैंने बजट डिस्कस किया था राजकोषीय नीति के तहत, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है कि ये पॉइंटर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, और हमारे पोर्टल पे भी बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ा भी है। अब देखिए की पॉइंट्स आपका घाटे का सार। तो घाटे के सार में आप देखेंगे तो राजकोषीय घाटा इज 5.1%, प्रपोज जो था फिस्कल डेफिसिट 5.9 था, 5.8 आया और 5.1%। राजस्व घाटा अगर हम देखें, रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करें, तो ये 2.0%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.8 है और प्राथमिक घाटा 1.5%। अब ये भी बता रहा है कि कहां से ये फाइनेंस होगा फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये जो 5.1% ऑफ जीडीपी आ रहा है, दैट इज अराउंड आपका, कहां गया, यस 16,85,494 रुपीज इन करोड़, बेसिकली दीज आर इन करोड़। तो ये पैसा फाइनेंस कहां से होगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो मार्केट बोरोइंग्स हैं वो, अब हमने पढ़ा था कि फिस्कल डेफिसिट के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो 2 स्रोत होते हैं, एक तो इंटरनल होगा, तो इंटरनल में सरकार क्या करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट बोरोइंग, उसके बाद ट्रेजरी बिल्स, उसके अलावा सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। तो जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है ना, जैसे एनएससी वगैरह हो गई वो, उसके अलावा स्टेट के जो प्रोविडेंट फंड्स हैं या पीएफ वगैरह के फंड्स हो गए, और बाकी जो रिसीट सरकार को मिलती है वो सब कुछ मिला के ये सारा कुछ आपका मेजर हिस्सा है। वहीं पे एक्सटर्नल में अगर आप देखोगे तो एक ही चीज है, वो है विदेशी ऋण, जो 15,992 करोड़ का है, ठीक है, 952 करोड़ है। बाकी सब कुछ सरकार स्वयं इसको इंटरनल माध्यम से ही इंप्लीमेंट करेगी। तो ये 16,85,494 करोड़ में अगर हम देखें तो ये सारा कंपोजिशन है उस ऋण का। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ लेता है कि सरकार के आंतरिक ऋण के स्रोत क्या क्या हैं, व्हाट आर द इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट्स borrowing. So they are the government security market, treasury bills, small saving scheme, state provident funds, और वो कूपन्स भी जनरेट करते हैं कंपनीज को, वहां से भी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फूड कूपन्स टू एफसीआई। उसके अलावा फूड कूपन्स के अलावा अगर हम देखें तो ऑयल कूपन्स होते हैं, गोल्ड कूपन्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो इशू करती है गवर्नमेंट, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और अगर आप देखेंगे तो ये घाटे की ट्रेंड है, ये ट्रेंड में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट 2013-14 में 4.5% के आसपास थी और 18-19 आते आते गवर्नमेंट 3.4% तक आ गई थी, एक ठीक ठाक टारगेट तक आ गई थी। अब यहाँ पे ये ठीक ठाक टारगेट क्यों था? बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू डू 3% ऑफ जीडीपी एफआरबीएम एक्ट के तहत, बट क्योंकि देनदारियां और भी बाकी चीजें थी उसकी वजह से गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू डू सो, और फिर कोविड आ गया और क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन था ऑलरेडी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना उसी टाइम पे बढ़ाया, एस्केप क्लॉज लिया और 4.6% तक गया था फिस्कल डेफिसिट। एंड देन कोविड आ गया मार्च, क्योंकि फरवरी के बाद से कोविड का शुरू हो गया था ज्यादा, और उसके बाद से ही दैट वाज द टाइम पीरियड, स्पेशली द मार्च एंड फरवरी, जहां पे गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद कर दिया था। सो दे नीडेड टू पुट द मनी, इसकी वजह से आप देखोगे तो वहां पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। और फिर अगला जो पूरा साल था कोविड वाला, वहां पे हम 9.2% तक पहुंच गए। देयर आफ्टर गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया
6.8 आए, 6.4 आए, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि हम 5.9 आएंगे। प्रोजेक्शन 5.9 का था बट 5.8 आए, दैट्स अ गुड थिंग अगर ये प्रोजेक्शन एक्चुअल रहता है तो। और उसके बाद अगले बजट एस्टिमेट के लिए 5.1%। सिमिलरली और भी ट्रेंड्स हैं, बट द मेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड इज योर फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज बाकी ट्रेंड्स साइमल्टेनियसली ही हैं बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको बस कुछ की चीजें याद रखनी है, की थिंग्स लाइक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है और प्राइमरी डेफिसिट कितना है, जस्ट दैट। फिर ये सारी चीजों का प्रोपोर्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स का प्रोपोर्शन ज्यादा है कंपैरेटिवली। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की अगर आप बात करेंगे तो वो कम है, अदर्स में और भी कम है, और मार्केट बोरोइंग्स की अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा एक प्रकार से गवर्नमेंट की, बिकॉज मार्केट बोरोइंग्स इज मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाली। उसके बाद प्रोपोर्शन आपका जो है वो सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स का है। अगर आप देखोगे प्रोपोर्शन में तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कहां से बोरो कर रही है, मार्केट से, थ्रू व्हाट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं वहां से इसको वित्त पोषण कर रही है। क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ के आगे। उसके बाद प्राप्तियों का हिस्सा है, प्राप्तियों के हिस्से में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। जैसे इसमें आपको जानना क्या है और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा केवल। जैसे रिवेन्यू रिसीट्स है, अब रिवेन्यू रिसीट दो टाइप आएंगे इसमें, एक तो टैक्स आएगा, टैक्स रेवेन्यू, और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा, मतलब कर से प्राप्त राजस्व आएगा, और दूसरा आपका आएगा कर भिन्न राजस्व या गैर कर राजस्व। उसमें जो टैक्सेस हैं जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कस्टम्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस जो लगा रखा सरकार ने, टैक्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं, टैक्स एंड अदर टैक्सेस हैं, ये सब कुछ मिला के अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट का जो अनुमान है वो है 38,30,796 करोड़ के आसपास। वहीं पे अगर हम कर भिन्न राजस्व की बात करते हैं तो कर भिन्न राजस्व में अगर आप देखेंगे तो सरकार जो इंटरेस्ट पे जो सरकार को पैसा मिल रहा है, जैसे सरकार ने लोन दिया है, इंटरेस्ट रिसीट्स है, डिविडेंड और प्रॉफिट है सरकार के उपक्रमों का, पीएसयूज का, वो एक्सटर्नल ग्रांट्स मिल रही हैं, किसी बाहर देश से हमें ग्रांट मिल गई है वो हो गया, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज हो गए, रिसीट हो गई यूनियन टेरिटरीज की, ये सब कुछ आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। और ये तकरीबन आपका अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें टोटल उसमें, तो एक ग्रॉस वैल्यू में अगर हम देखें तो इट इज अराउंड 3,99,701 करोड़। और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 30,01,275 के आसपास। यहाँ पर जो एनसीसीडी ट्रांसफर होता है एनसीसीएफ को और एनडीआरएफ को, वो हम घटा देते हैं, उसके बाद की वैल्यूज को हम करते हैं, और राज्यों का जो हिस्सा है उसको भी घटाएंगे जो राजस्व राज्यों को देना है। सो एग्जैक्टली इट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। व्हाट आर द थिंग्स आर देयर? सो जो टोटल है कुल राजस्व प्राप्तियां वो ये हो गई। फिर पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार की होंगी, एक तो नॉन डेट रिसीट्स होंगी और एक डेट रिसीट्स होंगी। नॉन डेट मतलब एसेट रिड्यूस वाली जो बताया था, और डेट रिड्यूसिंग होंगी, उनकी वैल्यूज हैं। तो आप देखेंगे तो जो नॉन डेट वाली हैं वो कम है और डेट वाली ज्यादा है, और उन दोनों को एड ऑन करने के बाद सब कुछ जोड़ने के बाद 47,62,000 47,062 लाख एंड 219 करोड़ रुपीस हैज बीन प्रपोज्ड कि ये हमको मिलेगा इस साल, ये रिसीट्स होगी हमारी, एंड बेस्ड ऑन दैट द गवर्नमेंट does so far. So now let's understand this in the another picture. टैक्स रिसीट्स को अगर आप देखोगे तो अगर टैक्स रिसीट्स की बात करें तो ग्रॉस टैक्स रिसीट सरकार की बढ़ी है, साल दर साल बढ़ी है, बट अगर आप एक ओवरऑल उसमें देखोगे तो कभी घटी है, कभी बढ़ी है, कभी घटी है। वो रेट जो है, जो परसेंटेज है, वो एग्जैक्ट सेम नहीं रहा है। जैसे देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज 10%, 10.6 हुआ, 11.1, 11.2, 11, फिर 10 हुआ, 10.2 हुआ। इस बार इट इज एट अ वेरी गुड हाइट, दैट इज 11.7%। दूसरी चीज जीडीपी जो लेटेस्ट एस्टिमेट है सीएसओ का उसके अकॉर्डिंग, सो इट इज 11.7% ऑफ जीडीपी। इसमें जो डायरेक्ट टैक्स का है आपका हिस्सा वो 6.7% और इनडायरेक्ट का 4.9% है। तो डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा कितना है? 6.4% और इनडायरेक्ट टैक्स का 4.9% है, और टोटल इन दोनों को मिला के इट इज 11.7%। दिस इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो नेट टैक्स रिसीट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी के उसमें। दूसरी तरफ नेट रिसीट ऑफ द सेंटर की अगर आप बात करेंगे तो जो सेंटर को नेट रिसीट है टोटल, उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेंटर के टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है, जो हमने डिस्कस किया था। मतलब अगर हम इनकम टैक्स को जोड़ दें प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स को जोड़ दें प्लस जीएसटी को जोड़ दें, ठीक है, ये 18 पैसा था, ये 19 पैसा था और ये 17 पैसा था, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो ये हाईएस्ट हो जाएगा। वो वही बताने की कोशिश कर रहा है ये ग्राफ, जो हमने अभी पीछे, अगर आपको याद हो तो हमने अभी पढ़ा था, ये वाला, और ये, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो इसमें। अब ये एक्सपेंडिचर की बात होगी कि व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू
एंड गोइंग टू क्रिएट फर्दर। तो अगर आप एक्सपेंडिचर्स को देखोगे तो सेंटर के अलग अलग एक्सपेंडिचर्स हैं, कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स होंगी। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एस्पेक्ट। अब ये जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें कोई एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है उसका एक्सपेंडिचर है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स का एक्सपेंडिचर है, अदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का है, ट्रांसफर्स हैं जैसे सेंट्रली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी है उसकी है, और अदर ग्रांट्स एंड लोन्स एंड ट्रांसफर्स है, वो मिला के होता है 47,65,768 करोड़ रुपए। आई एम जस्ट शोइंग यू द बजट एट अ ग्लांस विच रिपोर्ट इज बीइंग शेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। रीजन क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड इट, व्हाट आर द थिंग्स जो हमको देखनी है, समझनी है। एक प्रकार हमारे लिए डेटा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं, यहाँ पे क्या क्या ऐड होता है, किन किन चीजों पे हम काम करते हैं। फिर व्यय की संरचना अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग वो हैं जो हमने अभी रुपए कहाँ जाता है उसमें डिस्कस किया। अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पार्ट है वो सिग्निफिकेंटली हर साल बढ़ा है, और ये तकरीबन 15 उसके पास है। मतलब गवर्नमेंट के अगर उसकी बात करें हम तो ये 15 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस बार खर्च करेगी कैपेक्स में। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में। वहीं पे ये आपका इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, प्लस जो राज्यों को ट्रांसफर कर रही है वो भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेंगे उसको। वहीं पे अगर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो ये 11.11 लाख करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट का प्रपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 2024-25 के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपए। अब इसमें भी अलग अलग उसका वो दिया हुआ है कि किस किस सेगमेंट में कहां से है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो 14.94 लाख करोड़ वहां खर्च करेगी। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर 3.5 लाख करोड़ वो एस्टैब्लिशमेंट में खर्च करेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 5.20 लाख, फाइनेंस कमीशन की ग्रांट 1.32 लाख करोड़ रुपए। तो ऐसे गवर्नमेंट ने अपने स्ट्रक्चर्स को बनाया है और उसे वो खर्च करेगी फर्दर। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे जो प्रमुख मद हैं जहां पे खर्चे होने हैं ज्यादा, वहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका निकल के आता है, यदि आप देखें तो वो जो ब्याज पे करना है सरकार को उसका आ रहा है। ठीक है, जो बजट ब्याज अदायगी है सरकार की उसका आ रहा है। एक प्रकार से अगर आप देखें तकरीबन 11,90,440 करोड़ रुपए। वहीं पे अगर वैसे मद में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सरकार खर्च कर रही है डिफेंस में, तकरीबन 4,54,773 करोड़ रुपए। पेंशन में तकरीबन 2,39,000 और इसी प्रकार से अन्य अन्य मदों में सरकार के खर्चे हैं, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे है। उसके बाद आपका रक्षा में है। उसके अलावा सरकार का फोकस जो है वो अगर आप यदि आप देखें तो सरकारी मूलभूत ग्रामीण विकास वगैरह पे भी है, क्योंकि यहाँ पे सरकार अच्छा पैसा खर्च कर रही है। 2,65,808 कर प्रशासन वगैरह में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी मदों में सरकार ये पैसे खर्च कर रही है। सबसे ज्यादा अगर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, स्पेशली यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में, सबसे ज्यादा सरकार व्यय किस क्षेत्र में कर रही है, किस मद में कर रही है, तो वो आपका रक्षा क्षेत्र और उसके ऊपर बजट अदायगी में जो ब्याज सरकार पे कर रही है। व्यय की संरचना देखो तो सबसे ज्यादा किधर है, इंटरेस्ट में है। एक बार परिवहन भी देख लेते हैं। परिवहन ये रहा ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में इस बार रक्षा से ज्यादा खर्च हो रहा है 54,039। तो इसको ऐसे कर सकते हो, एक इंटरेस्ट पेमेंट, फिर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर रही है, तो आगे आपके लिए भी है। और शेयर मार्केट वालों तुम लोग के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारा सेगमेंट तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांसफर टू स्टेट्स इज अ गुड पॉइंट, 28,000 के आसपास। तो आप देखें तो ये सारा ट्रांसफर टू स्टेट्स है और भी चीजें हैं यहाँ। प्रमुख मद क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में इस बार फिर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है सरकार, लगभग 5.44 लाख करोड़ रुपए। वहीं पे रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्र में 2.66 लाख करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में 1.47 करोड़ रुपए, एजुकेशन में 1.25, हेल्थ में 0.90, एनर्जी में 0.76 और सोशल वेलफेयर में 0.75। तो इन सारे मदों में अलग अलग खर्चे हैं सरकार के। और उसी के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो अलग अलग अंतरण भी है, जैसे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, मतलब जो टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है उसमें से जो ट्रांसफर्स करने हैं वो सारे, और ये सब कुछ दिखा रहे हैं कि सरकार क्या अंतरण कर रही है, क्या ट्रांसफर्स कर रही है। जैसे कि राज्यों की जो कर में हिस्सेदारी है, डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस, उसके बाद फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट्स बोली है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, न्यू सिटीज के इंक्यूबेशन के लिए, SDRF, स्टेट डिजास्टर और ये सारी चीजें। तो ये सब कुछ आपके लिए सिर्फ इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है। अब जैसे स्पेसिफिकली
ट्रांसफर पेमेंट है दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के लिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैपिटल ट्रांसफर्स इस बार 0 है, बाकी मेजरली ये सारे ट्रांसफर्स हैं जिसको आपको समझ में आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि हाँ देखो इस तरीके से ट्रांसफर्स कर रही है सरकार। अब अगला अगर आप देखोगे तो जो टोटल ट्रांसफर है स्टेट और यूटीज को वो है 22.75 लाख करोड़ का इस बार। पिछली बार हर साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है, तो दैट शोज अ गुड थिंग कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रपोजिंग बेटर उसमें। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर देखोगे अगर स्टेट्स और यूटीज का, तो उसमें अगर आप देखोगे तो वो भी बड़ा है, 12.20 लाख करोड़ रुपए है। उसमें भी डिवोल्यूशन क्या है, उसमें फाइनेंस कमीशन का अगर देखोगे तो ग्रांट 1.32 करोड़ लाख रुपए और 9.22 करोड़ आपका स्कीम रिलेटेड और अदर ट्रांसफर्स हैं। इन सबका कंपोजिशन मिला के आपका 22.75 लाख करोड़ होता है। अब बजट का साइज अगर आप देखें तो बजट के साइज में कैसे क्या क्या चीजें हैं वो दिख जाएगा। जैसे बजट के साइज की बात होगी, मार्केट लोन्स 12.28, डेट रिसीट 16.85, स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड्स 4.75 करोड़, कैपिटल रिसीट्स 47.64 और एनडीसीआर वगैरह डिडक्ट करने के बाद इट इज 47.66 करोड़, मतलब 47,66,000 करोड़ का बजट है आपका एक प्रकार। अब ये जो रिसीट्स हैं और अदर एस्पेक्ट्स हैं कि रेवेन्यूज कहां से आ रहे हैं, बाकी जो जनरेट हो रहे हैं उसकी संगणना है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो आया है वो तकरीबन 38.31 लाख करोड़ रुपए का आया है, हमने पीछे पढ़ा भी था। वहीं पे नेट टैक्स रिसीट जो है वो आपकी 26.20 करोड़ की है। नॉन टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 4 करोड़ का है आपका। एंड all the details are here related to it. State share to taxes, transfer to India funds, corporation tax आपका 10.43 करोड़ का है and taxes on income is 11.58 करोड़। With all this जो रूपरेखा है लाख करोड़ में खर्चा कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ट्रांसफर्स, एस्टैब्लिशमेंट और अदर एक्सपेंडिचर पे यहाँ पे हो रहा है, और ये सब कुछ अभी हमने डिस्कस किया है सोफा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है एमजी नरेगा, जिसमें एक्चुअल जो है वो तकरीबन 86,000 करोड़ रुपए का है, 86,000 करोड़ रुपीस का है जो बजट एस्टिमेट इस बार बना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो बजट एस्टिमेट समग्र शिक्षा के लिए बहुत ठीक ठाक बजट है, एनएचएम के लिए है और जल जीवन मिशन को भी एक अच्छा खासा पैकेज दिया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह को दिया गया। तो इसमें जो पॉइंटर्स हैं आपके लिए वो सिर्फ आप ये याद रखो कि मनरेगा को 86,000 करोड़ के आसपास देगा एंड दैट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल। उसके अलावा you can remember the Prime Minister Gram Sadak Yojana. Just for the sake of knowing, it is around 19,000 crore rupees that is there. Samagra Shiksha या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM को they have given 38,000 crore 183. Samagra Shiksha they have given 37,500 crore rupees. So that is there. But हमें जो मेजरली याद रखना है वो MG नरेगा वगैरह, it is an important scheme, उसके कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। And the key schemes are there. आजीविका मिशन, उन्नतशील भारत के लिए PM श्री स्कूल, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज लास्ट टाइम इस पे क्वेश्चन भी पूछा था, तो दैट कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। बाकी अलग अलग उसके स्कीम्स के वो दिए, नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव बिकॉज ये सब कुछ क्या क्या आउटले है किसके किसके लिए, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड फॉर यू, जस्ट अ मिनट। ये सब तो आपको पता है, ये एक चीज याद रखना कि डेवलप्ड इंडिया @ 2047, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अब एक और जोड़ दिया सबका प्रयास। ठीक है, तो चौथा हो गया ये। तो ये कुछ चीजें याद रखना, डेवलपमेंट का मंत्र क्या है। फिर आगे बढ़ोगे तो पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है यहाँ पे इनका है कि डिजिटल, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करने से सब्सटैंटिव डेवलपमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि डीपीआई को प्रमोट करना है। क्यों? फॉर्मलाइजेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के एस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने हेल्प आउट किया इसमें, और टैक्स बेस बढ़ा है जीएसटी के द्वारा, ये एक अच्छी चीज है। स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सेक्टर, ब्रॉड सेविंग, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक, ये भी है करेक्ट। और एक गिफ्ट IFSC बना है जो रोबस्ट गेटवे है फॉर ग्लोबल कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी। अगेन दे हैव अ प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये अपनी तारीफ कर रहे हैं पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मामले में। अब इंडिया एंड वर्ल्ड डॉलर ग्रोथ की बात करोगे तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ डॉलर के हिसाब से ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड, बट नेचुरल है बिकॉज वर्ल्ड की आप एक ओवरऑल एस्पेक्ट में दिखाओगे तो। अगेन की एरियाज, पहली चीज गरीब कल्याण, देश का कल्याण। जीडीपी ने 2.7 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं, 27 बिलियन के आसपास रुपीस बचाए हैं, ये याद रखना। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मूव आउट हुए हैं। क्रेडिट असिस्टेंस मिला है 78 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि में। ये कुछ डेटाज होते हैं जो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब पीएम स्वनिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो तुमसे डायरेक्ट पूछ ले व्हाट इज पीएम स्वनिधि, तो गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी ठेला वगैरह के वाले लोग हैं जो काम करते हैं, उनको वित्त पोषण करना। दूसरा एम्पावरिंग द यूथ का एस्पेक्ट है,
अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे ये भी दिखाया कैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम हुई है देश में। दे आर सेइंग कि अभी केवल 11.3 है। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट विल से। एम्पावरिंग द यूथ, इंक्रीज इन पीएम श्री स्कूल्स का है 1.4 करोड़ यूथ ट्रेन अंडर स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये याद रखो। फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योर और एस्पिरेशंस ऑफ स्टिक 43 करोड़ लोन सैंक्शन अंडर पीएम मुद्रा योजना। आईआईटीज की संख्या भी देखो 2014 में 16, अभी 23 है। एम्स 7 से 22 हो गए, यूनिवर्सिटीज 723 से 1113 हो गई। ये कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा स्पेशली स्टेट पीसीएस वालों को। वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदाता, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस पीएम किसान 6000 रुपए साल भर का पर फार्मर, 11.8 करोड़ रुपीज। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1361। अब ई नैम में एक पॉइंट है, ई नैम अब 1361 मंडीज जो हैं वो ई नैम से है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संदर्भित है। तो एक बड़ा लीप है ये, ठीक है। ऊपर से प्रोक्योरमेंट इंक्रीज ही हुआ है उनके हिसाब से। नारी शक्ति 30 करोड़ मुद्रा योजना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दी गई है। फीमेल इनरोलमेंट बढ़ा है, 28% से बढ़ा है 10 साल में। 43% ऑफ फीमेल इनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज। 1 करोड़ वुमेन असिस्टेड बाय 3 लाख एससीजीज टू बिकम लखपति दीदीज, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिसको देख लेना। और राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये भी याद रखना। ये एनएसओ की रिपोर्ट थी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 37%। कीप दिस इन माइंड। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉर अमृत काल में पहली, उसमें क्या है? नेट जीरो 2070, मतलब कार्बन न्यूट्रल वाला एस्पेक्ट। इनको क्या करना है इसमें? वाइबिलिटी गैप फंडिंग विंड एनर्जी के लिए, कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन कैपेसिटी का, फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ सीएनजी, पीएनजी एंड कंप्रेस्ड बायोगैस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। ये नेट जीरो के लिए कुछ स्टेप्स लेने की गवर्नमेंट, जिसके बारे में बात हो रही है। ब्लेंडिंग से ये होगा कि यू आर नॉट यूजिंग द 100% ऑफ अ पर्टिकुलर फ्यूल, दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट एक तरीके से। रूफटॉप सोलराइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। 1 करोड़ हाउस होल्ड को इनेबल किया जाएगा कि 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ वो जनरेट करें रूफटॉप सोलराइजेशन से। अगेन एडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ई व्हीकल सिस्टम्स, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री टू बी लॉन्च्ड टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स जो हो सकते हैं। मोर देन 10 करोड़ एलपीजी, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला, 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब्स। ये सारा डेटा है कि हर डेटा याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना है केवल, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स प्रोग्राम्स, ये याद रखना, पीएम गति शक्ति, ताकि लॉजिस्टिक्स इफिशिएंसी और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, यस ठीक है, वो अलग चीज है। उड़ान स्कीम के तहत डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स वगैरह का डेवलप करना। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रो रेल और नमो भारत के तहत जो रैपिड रेल का नेटवर्क है। अगेन दे हैव इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट वी नो बाय 11.1%, 11.1 लाख करोड़ रुपीस हो गया। एफडीआई इनफ्लो ऑलमोस्ट डबल हुआ है पिछले 10 सालों में। इंप्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस दे हैव डन सो फार। अब जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2022 तक कितने नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स डेवलप किए गए, तो इट इज 149 इन नंबर। आपसे यूपी के संदर्भ में पूछा जाएगा तो प्लीज चेक इट वंस, यूपी में कौन कौन से फंक्शनल हो गए हैं। अभी आपसे ये पूछ सकता है कि यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो फंक्शनल हैं अगर पूछे, देन व्हाट यू विल आंसर, सो कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। Now we have almost, I guess, 4 functional international airports like Varanasi, Lucknow, Kushinagar, and the 4th one is Ayodhya itself. And Jewar is in the making, so keep those things in mind. अगर फंक्शनल पूछता है तो उसके अलावा नेशनल हाईवेज की लेंथ बढ़ाई है जो, इट इज नाउ 1,44,634 करोड़ फ्रॉम 97,000। देन ये स्टेशन और बाकी उसका होगा, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ इट ऑल्सो, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के पार्ट 2 उसमें देखोगे अगर आप, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले भैया को बहुत पसंद है ये, तो कीप दिस इन माइंड। कितने हैं? 112 हैं, नंबर याद रखो 112 हैं। अगेन यूपी में कितने हैं ये याद रखो, कौन कौन से हैं ये भी याद रखो, कीप दोज थिंग्स इन माइंड। उसके बाद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वुमेन का वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अदर थिंग्स। अगेन इंकरेज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स। सक्षम आंगनवाड़ी and Poshan 2.0 to be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development। तीनों चीज मिल गई, आंगनवाड़ी और पोषण का, न्यूट्रिशन डिलीवरी इंप्रूव हो, अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले और डेवलपमेंट का एस्पेक्ट हो बच्चों का। वो यूविन प्लेटफॉर्म है किसके लिए? इम्यूनाइजेशन एफर्ट फॉर मिशन इंद्रधनुष। यूविन लिख लो यूविन इज फॉर मिशन इंद्रधनुष, इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। आयुष्मान भारत एक्सटेंडेड होगा आशा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और बाकी चीजें हैं। देन हियर
हाउसिंग में प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना या आवास योजना ग्रामीण में 3 करोड़ घर बने हैं और अगले 2 करोड़ अगले 5 साल में बनेंगे। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम लॉन्च करेंगे ताकि बिल्ड और बाई कर सके अपने खुद के घर, और इंक्रीज किया है एलोकेशन को 80,671 करोड़, बहुत ज्यादा नहीं किया बट ठीक है। टूरिज्म, स्टेट्स विल बी इनकरेज, ठीक है, आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट्स और ये सारी चीजें। और G20 मीटिंग में जो 60 प्लेसेस प्रेजेंट किए गए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को ग्लोबल ऑडियंस, दैट विल फर्दर इंप्रूव। फर्दर मोर एग्रीकल्चर, कुछ चीजों पे मैं थोड़ा तेजी से भागूंगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि यू शुड नो द रेलेवेंट चीजें, कि क्या रेलेवेंट है अपने लिए, क्या प्रोस्पेक्टिव ज्यादा रेलेवेंट, बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। देन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में बच्चों देखो, इसमें क्या है, प्रमोट करेंगे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज में। नैनो डैप के बारे में पढ़ लेना, एक्सपेंड करेंगे ऑल क्लाइमेटिक जोन्स में। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, स्ट्रेटेजी टू बी फॉर्मुलेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट टू बी फॉर्मुलेटेड, सब कुछ फॉर्मुलेटेड ही है भैया। एलोकेशन बढ़ाया ब्लू रिवोल्यूशन का, इंक्रीज एलोकेशन फॉर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये आपका क्या है, इसका भी कुछ नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। 880 माइक्रो एमपीआईज के लिए, फॉर्मलाइजेशन के लिए। अगेन 5 integrated aqua parks to be set up, that is important. Post this, resilient performance of Indian economy. Current account deficit अभी तक का सबसे कम है शायद, अभी तक का तो नहीं सबसे कम है, बट अभी it is nearing around 1%, so that is a big advantage for the government. Again declining unemployment rate, government कह रही है 3.2% है गरीबी, बच्चों खुद निर्धारित करो है कि नहीं है बेरोजगारी। Then NPA 3.2% सितंबर 2023 में और रिड्यूस हुआ। डिजिटल ट्रांजैक्शन हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, दैट्स वेरी ट्रू। हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज फॉल टू 5.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड राइज इन एवरेज मंथली ग्रॉस कलेक्शन जीएसटी 1.7 लाख करोड़, माय गॉड, दैट वाज वेरी हाई। तो ये कुछ डेटा है, याद रखना तुम लोग। पहला डेटा है डिक्लाइनिंग सीएडी परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दैट इज 1%। अनएम्प्लॉयमेंट 22-23 में रहा है 3.2%, और जो एनपीए है वो भी 3.2% रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज हुए हैं, जीएसटी कलेक्शन हैज इंक्रीज मंथली ग्रॉस, वेरी गुड, एंड इन फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन इज 5.5%। देयर आफ्टर अचीवमेंट ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो लास्ट 10 साल में मोर देन ट्रिपल्ड हुआ है, ठीक है, और रिटर्न फाइलर 2.4 टाइम्स बढ़े हैं। रिफंड्स भी फास्टर हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और एवरेज मंथली जो ग्रॉस कलेक्शन जीएसटी का है फाइनेंशियल ईयर में वो ऑलमोस्ट डबल हुआ, 1.66 लाख करोड़। दैट हैज इंक्रीज द टैक्स बायंसी ऑफ स्टेट 0.72% पोस्ट जीएसटी टू 1.22%, मतलब स्टेट की बैलेंस बहुत अच्छी हुई है कंपैरेटिव, ऑलमोस्ट डबल होने के आसपास। पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी है और डिक्लाइन है इंपोर्ट रिलीज वगैरह उसमें। टैक्स प्रपोजल्स, टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं है अभी के लिए। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड अप टू 25,000 pertaining up to financial year 10, and that is there, and there are certain retentions not important. Rupees comes from, rupees goes to, we have discussed this. Borrowing and other liabilities 28 पैसे आ रहे हैं वहां से, 20 पैसे जा रहे हैं वहां पे, और बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली। सो आई थिंक एलोकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 6.28, ट्रांसपोर्ट 2.78 लाख करोड़ रुपीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55 लाख करोड़ रुपीज। तो बच्चों यहाँ के शेयर्स खरीद लेना, पैसा खूब मिलेगा। तो कंज्यूमर अफेयर्स, होम अफेयर्स, मजाक था, कीप दिस इन माइंड। शेयर मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ के करें, बिकॉज यू नेवर नो, योर हार्ड अर्न मनी कैन बिकम जीरो एंड कैन बिकम इन लैक। फिर एमजी नरेगा को सबसे बड़ा एलोकेशन है, इफ यू सी 86,000 करोड़। प्रोडक्शन इंसेंटिव का भी अच्छा बढ़ा है, 62,000 करोड़ रुपीज। सोलर ग्रिड को 8500 करोड़ रुपीज। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट डबल्ड, 600, ये भी डबल्ड, ये भी डबल्ड। एंड देन रिसीट्स एंड द कैपिटल सेगमेंट्स, दीज आर देयर। सो दिस इज डन। आई होप सब कुछ, सारा सेगमेंट सब आपको क्लियर है, everything is clear to you guys, and read the budget like that only, and all the things which I have told you are important from the examination perspective, so write it and revise it. All the very best. Thank you for joining me.